नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं दीपाली भूषण, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर की बात। रणनीतिक साझेदारी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार बरकरार। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने की उम्मीद। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और सांख्यिकी मंत्रालय ने सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की मजबूत ग्रोथ का जताया अनुमान। भाजपा का बड़ा आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से किया था इनकार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को दी प्राथमिकता। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। 5 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस घटना की हर एंगल से कर रही है जांच। और नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 65 लाख रुपए के इनामी 13 नक्सलियों समेत 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें और इजराइल की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर खुशी हुई। हमने आने वाले वर्ष में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद के खिलाफ और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें और इजराइल की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर खुशी हुई। हमने आने वाले वर्ष में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद के खिलाफ और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की तीखी आलोचना की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा का पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनके सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक निर्णयों से है, विशेष रूप से उन निर्णयों से जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था, जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार, जो तब था वही अब है।
और मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। प्रथम श्रेणी की पीठ ने तत्काल दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि चेन्नई पुस्तक मेले में उक्त पुस्तक का ना तो विमोचन हो और ना ही उसकी बिक्री की जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पुस्तक के प्रकाशक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया गया है कि विवादित पुस्तक में न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन को उनके एक फैसले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक बताया गया है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने तिरुपर नकुंड्रम दीपानाथून मामले में पहला फैसला सुनाया था और इस पुस्तक का विमोचन 8 जनवरी को चेन्नई में किया जाना प्रस्तावित था। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने उन बहादुर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया जिन्होंने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। IPKF मेमोरियल भारतीय सेना के उन सैनिकों के साहस और शौर्य का प्रतीक है जिन्होंने 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में तैनाती के दौरान अदम्य पराक्रम दिखाया। यह स्मारक भारतीय सेना की पेशेवर प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लंबे इंतजार में जूझ रहे उम्मीदवार आज नाबान अभियान के तहत सड़क पर उतर आए हैं। साल 2014 में अधिसूचना जारी होने के बाद 2015 में अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेरिट लिस्ट मेधा सूची को रद्द कर दिया था और इसके बाद जो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2014 की अधिसूचना के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझती प्रक्रिया में अब तक केवल 8,000 पद भरे गए हैं, जबकि 6,000 रिक्तियां अब भी अधर में लटकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से परेशान अभ्यर्थियों ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है। आंदोलन जो है वो चलता रहेगा क्योंकि हमको जो लगता है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आंदोलन अगर आप करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाते, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। पे बैठेंगे जितने दिन हम लोगों का नियोग नहीं होगा, जितने दिन उस टाइम उस मातंगिनी मूठ के नीचे ही हम लोग बैठेंगे और देना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से मेरी बात करती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ, हम लोगों का नियोग कर दीजिए। और पश्चिम बंगाल में अब आशा कर्मियों का सब्र जवाब दे रहा है। पिछले 16 दिनों में आशा कर्मियों का धरना जारी है और आज पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन के बैनर तले स्वास्थ्य भवन के घेराव का आह्वान किया गया। आशा कर्मियों ने ममता सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें से मुख्य मांग है कि आशा कर्मियों का मासिक न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए। साथ ही कार्यरत अवस्था में मृत्यु होने पर आशा कर्मी के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा महीनों से लंबित बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग सीएम ममता बनर्जी के पास ही है, लेकिन पिछले 16 दिनों से इन आशा कर्मियों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। कर्नाटक के हुबली में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र कर उनके साथ पुलिस स्टेशन में बदसलूकी करने की घटना को भाजपा नेता सीटी रवि ने निंदनीय बताते हुए इसे पुलिस अधिकार का दुरुपयोग बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस प्रकरण की पूरी जांच कर आरोपी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। पुलिस लोग अट्रॉसिटी कर रहा है। दूसरा, सुवर्णा एक कारपोरेटर, उनके झूठा कंप्लेंट की वजह से सुजाता हंडी को अरेस्ट किया है। उसमें पुलिस अधिकार को दुरुपयोग किया है, वो स्पष्ट होता है। और उसके साथ साथ अट्रॉसिटी हुआ, वो भी
स्पष्ट होता है। हम डिमांड करना चाहता हूं तुरंत वुमेन कमीशन जांच करना और कौन ऐसा दौर्जन्य किया, अट्रॉसिटी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होना। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज वीबी जी राम जी कानून पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान को फाजिलका के गांव ख्योवाली ढाब से शुरू किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वीबी जी राम जी कानून को लेकर लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश गांवों में बसता है और भगवान भी गांवों में ही बसते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ये नया स्वरूप लेकर आई है, जिसका उद्देश्य गांवों को मजबूत करना और गरीबों को वास्तविक लाभ देना है। 100 दिन की दिहाड़ी जी की गारंटी सी, वो दिहाड़ी बढ़ा के 125 दिन की करती। कहते वो भी मैं ना मानू, कहते वो भी गलत है। पूरे पंजाब के अंदर जिन्हें मनरेगा के अंदर जिन्होंने दिहाड़ियां मंगिया सीगियां, जिन्होंने काम वास्ते दरखास्त दी सीगी कि सानू काम दो, सिर्फ ते सिर्फ 26 दिन की दिहाड़ी गरीबों को मिली है। मेरा मानना है भगवंत मान जी को या उन्होंने असल पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को धन्यवाद करना चाहिए, मोदी साहब का। और नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार प्रोफेसर हिंडोल सेन गुप्ता की पुस्तक सिंग डांस एंड लीड का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ग्लोबल हरे कृष्णा अभियान के अध्यक्ष मधु पंडित दास भी मौजूद रहे। ये पुस्तक महान संत प्रभुपाद के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन की व्याख्या करती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने विज्ञान, शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रभुपाद की शिक्षा हमें आंतरिक और बाहरी अनुशासन की महत्वपूर्ण सीख देती है, जो आज के समाज में और भी प्रासंगिक हो गई है। India has always been a civilizational leader of the world from the ancient times. Yes,
from the Upanishad to the Bhagavad Gita, from the Bhakti movement to the modern reformers. Our tradition has consistently emphasized the leadership rooted in values, service, and inner discipline. Outer discipline is required for the betterment of the society. But if you want the society to be more responsible, then it requires the inner discipline, which is a must. और वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने आज अपना बजट 2026 से 27 पेश किया। एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा और वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि बजट में नई उत्कृष्ट तकनीकों को अपनाना, एसटीपी से हाइड्रोजन और बिजली बनाना, नेट जीरो कार्बन बेंचमार्क, डस्ट फ्री स्वच्छता कार्य, मियावाकी वानिकी, पेंट से सोलर चार्ज, सौर ऊर्जा का संवर्धन, वर्ल्ड क्लास जलापूर्ति कंट्रोल रूम, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मेडिकल हेल्थ स्कीम, 2000 सीसीटीवी कैमरे, नाइट बाजार की शुरुआत इत्यादि शामिल है। पालिका परिषद ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरों को नहीं बढ़ाने का भी ऐलान किया है। भी एक सरप्लस बजट है, करीब 143.05 करोड़ का सरप्लस प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दूसरे वर्ष की तुलना में लगभग डबल हो गया है अभी दिसंबर तक ही। तो अभी तक जो 121 करोड़ का हुआ करता था उसके पिछले वर्ष भी, इस बार 220 करोड़ से ज़्यादा अभी हम लोग जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि करीब ये 350-400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एनडीएमसी के बजट में इस बार क्या है खास, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल जी। सर, क्या खास है इस बार? माने प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी, और विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी का ये बजट है। इस बजट में जहां एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एस्पिरेशनल इंडिया के साथ सोच को लेकर एजुकेशन एआई फॉर ऑल, 7वीं से लेकर 12वीं बच्चों को किस तरह से उसकी ट्रेनिंग दी जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके अलग से लैब बने, उसका अलग से बजट हो, उसके एथिक्स पेरेंट्स टीचर की ट्रेनिंग हो, उनके क्लास में किस तरह वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा चुके हैं, और एआई से हेल्थ चेकअप किस तरह, उसकी पूरी प्लानिंग है। इस बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, हमने रोड्स और अपग्रेड किस तरह से हो जाए उसके ऊपर हमने बढ़ाया है। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का, पूरे एक्सपेंसेस के बाद भी हमने कोई नया टैक्स और नया कर उस पर नहीं लगाया है। इस बजट में एम्बेसीज के साथ भी एक नया डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल विंडो, उनको आगे से सर्विस मिले, तो पार्क्स हो, रोड्स हो, हेल्थ हो, सैनिटेशंस हो और जीरो डस्ट हो, कोई पॉल्यूशन पे हमने बड़ा एक वो है कि पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अनेकों इसमें मेजर्स हैं। तो बजट पूर्ण बजट है और इतने इनिशिएटिव लेने के बाद कोई भी नया टैक्स या कोई पार्किंग के रेट्स में बढ़ाना उसमें भी बनेगा। थैंक यू। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल जो बता रहे थे कि इस बार कोई भी एनडीएमसी के अंदर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% वृद्धि का अनुमान जताया है, जो कि पिछले साल के वृद्धि दर 6.5% के मुकाबले ज्यादा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने यह अनुमान जारी किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में आ रही तेजी है, जिसमें 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय, अचल संपत्ति और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 9.9% की वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं में भी 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में 7.0% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। कृषि क्षेत्र में 3.1% और बिजली, गैस, जल आपूर्ति में 2.1% की वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी में 8.0% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा निजी अंतिम उपभोग व्यय में भी 7% की वृद्धि हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रुझान के साथ आगे बढ़ेगी। इक्कीस से 23 जनवरी के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंध
सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। IIDEM की महानिदेशक राकेश कुमार वर्मा ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान तकनीकी के उपयोगी पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि AI तकनीकी टूल की उपयोगिता पर भी विस्तार से चर्चा होगी। IIIDEM के महानिदेशक राकेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ है। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन भारत कराने जा रहा है। हालांकि हर वर्ष होता है, लेकिन 3 दिन के इस सम्मेलन में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। सर, जिस तरीके से इस बार का जो सम्मेलन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट होंगे? ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, इसकी बैकड्रॉप वही है कि अब इंडिया ने इंटरनेशनल आइडिया की चेयरशिप ली है और 1 साल के लिए इंडिया उसकी चेयर है। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने जितनी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं उनको इनवाइट किया था और 45 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उनके सॉल्यूशंस हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। AI जैसी चीज़ें हैं, आप मानते हैं चूँकि शोध संस्थान है आपका, इस तरीके से यहाँ पर रिसर्च वर्क भी होता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इस सम्मेलन में भी क्या उसका महत्व होगा? सो इस कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगी और इलेक्शन टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे बैलेटिंग के लिए हो या बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी कई सेशंस हैं जिनमें एक AI और इलेक्शन के ऊपर ग्लोबल थीमेटिक सेशन है, एक इलेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर मॉडल स्टैंडर्ड्स का सेशन है और इसी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन वोटर रजिस्ट्रेशन है, जैसे इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन सब के ऊपर चर्चा होगी और जो सुझाव आएंगे वो सारी ही इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के लिए फ़ायदेमंद होंगे। कि टेक्नोलॉजी का यूज़ दिनों दिन बढ़ रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में इसकी जो भूमिका है उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।